On page number 162, in the paragraph 10.1, it is written that the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल डिवीजन है वो सेल साइकिल का पार्ट है। बेसिकली कोई भी सेल है वो डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। सेल क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा, डीएनए का डुप्लीकेशन करेगा, अपना जीनोम, उसके अंदर जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बन गया। इस डॉटर सेल को फिर से क्या करना है, ग्रोथ करना है, डीएनए डुप्लीकेशन करना है, फिर डिवाइड करना है। तो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं इसे बोलते हैं सेल साइकिल। फिर आगे लिखा है, ऑल्दो सेल ग्रोथ in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, यानी कि throughout the cell cycle जो साइटोप्लाज्म है उसका सिंथेसिस होता रहता है, बट DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. सेल साइकिल के अंदर सिर्फ S फेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए का सिंथेसिस, न्यूक्लियर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। फिर एंड में लिखा है, these events are themselves under genetic control. तो याद रखना कि सेल साइकिल में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर हैं। On page number 163, it is written that it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts only for about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. यानी कि जो ह्यूमन सेल है उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है 24 आवर्स। ये बात याद रखना, जैसे यीस्ट का 90 मिनट है वैसे ह्यूमन सेल का क्या है, 24 आवर्स है। इस 24 आवर्स में से जो डिवीजन प्रॉपर है, यानी कि जो एम फेज है, जो एक्चुअल माइटोसिस है, ये सिर्फ 1 आवर लेता है। रेस्ट 23 आवर्स are spent in interphase of the cell cycle, यानी कि more than 95% टाइम सेल किस में रहता है, इंटरफेज में रहता है। और यहां पर ये डायग्राम भी बना हुआ है। इंटरफेज में सबसे पहले G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। फिर इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, M फेज, यानी कि G2 के बाद आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ये 5 तो पार्ट्स हैं किसके, एम फेज के, और G1 S G2 पार्ट हैं इंटरफेज के। इस डायग्राम से ये भी क्लियर हो रहा है जो G1 है वो पोस्ट माइटोटिक फेज है, माइटोसिस के बाद हो रहा है, पर कैसा है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस S फेज में होता है। सिमिलरली G2 के लिए हम बोल सकते हैं इट इज पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए के सिंथेसिस के बाद का फेज है, बट प्री माइटोटिक फेज है, माइटोसिस से एम फेज के पहले का फेज हुआ ये। ऑन पेज नंबर 163, it is written that S or synthesis phase marks the period during which डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। हमें पता है जो डीएनए का सिंथेसिस है वो सिर्फ कहां पर हो रहा है, न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, तो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ द इनिशियल अमाउंट of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after S phase,
the number of chromosome remains the same, that is 2n. तो बेटा हो क्या रहा है, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन तो हो रहा है, डीएनए का अमाउंट तो डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर अपन इमेजिन करें कि क्रोमोसोम इंटरफेज में कैसा होगा, इंटरफेज में दिखता तो है नहीं, पर अगर अपन अज्यूम करें कैसा दिखता होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा, सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम। अब एस फेज में क्या होगा बेटा, एस फेज के अंदर जो ये सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, इसमें ये क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो एक ही क्रोमोसोम पर क्रोमेटिड का नंबर डबल हो जाएगा। तो डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाएगा सेल में, पर पहले भी एक ही क्रोमोसोम था, अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, इस बात को ध्यान रखना। फिर काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, in the animal cells during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. बेसिकली प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, तो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर होगा। कौन से डीएनए का? उस डीएनए का जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स के अंदर एस फेज के अंदर न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां होगा? वो प्लांट में नहीं होगा, वो किस में होगा? एनिमल में होगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, इन ऑल दी सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, तो फिर स्टेटमेंट गलत है। सब सेल्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। ऑन पेज नंबर 164 it is written that some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, for example heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। यानी कि अडल्ट एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट के सेल्स यानी कि कार्डियक मसल के सेल्स, न्यूरॉन्स हो गए, ये डिवाइड ही नहीं करते हैं कभी। और कई सेल्स ऐसे हैं जो सिर्फ तब डिवाइड करते हैं जब जरूरत हो दूसरे सेल्स को रिप्लेस करने की, क्योंकि या तो वो सेल इंजर्ड हो गए हैं या उस सेल की डेथ हो गई है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करते हैं। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, that is G0 of the cell cycle। तो ऐसे सेल्स जिन्होंने ग्रोथ कर ली है पर ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं और G1 फेज को एग्जिट करके G0 फेज में चले जाते हैं, G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ऐसा नहीं है कि सेल साइकिल को ही एग्जिट कर देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसी चीज को देनी है कि G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं, G0 फेज जो है वो सेल साइकिल का ही पार्ट है, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है, called quiescent stage G0 of the cell cycle। यानी कि जो सेल्स G0 में हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होंगे ही सही। क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन्होंने सेल साइकिल के साथ क्या किया है। जो सेल G0 में है, क्या उन्होंने सेल साइकिल को टर्मिनेट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, एग्जिट कर दिया है, या उसमें एंटर हो गए हैं? तो बेटा एंटर थोड़ी ना हुए हैं, क्या करा है, टर्मिनेट भी नहीं करा है, सस्पेंड करा है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, अगर सस्पेंड और एग्जिट दोनों है तो वी विल चूज सस्पेंड कर दिया है, पर सस्पेंड नहीं है, टर्मिनेट है, एंटर है, एग्जिट है, तो फिर हमें क्या चूज करना पड़ेगा कि सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सस्पेंड को, आया हुआ क्वेश्चन है। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism।
तो बेटा काफी सारी बातें हो गई जो जी नॉट के लिए याद रखनी है। क्या ये सेल डिवाइड कर रहे हैं? नो, दे आर नॉट डिवाइडिंग। क्या इन्होंने सेल साइकिल को सस्पेंड कर दिया है? यस, दे हैव सस्पेंडेड द सेल साइकिल। क्या G1 फेज को एग्जिट कर दिया है? यस, यानी कि ये S फेज के अंदर ही नहीं पहुंचे हैं। जब इनको डिवाइड करना ही नहीं है तो S फेज चलाने की जरूरत ही नहीं है, G1 फेज से ही क्या कर जाएंगे, ये एग्जिट कर जाएंगे। मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं? यस, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्या ये डिवाइड कर सकते हैं? यस, डिवाइड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। On page number 164, in the paragraph 10.2 regarding M phase, it is mentioned that this is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. तो बेटा याद रखना, इंटरफेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज नहीं है, एम फेज जो है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल का। क्यों? बिकॉज इसके अंदर सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर एनवेलप पहले डिसअपियर होती है, फिर एंड में जाकर वापस रीअपियर होती है। जो एक सेल है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगा एम फेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस से। और स्टार्टिंग में क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, फिर एंड में क्या होगा, क्रोमोसोम वापस डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन मटेरियल बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कंपोनेंट्स ऑफ सेल का। दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। अब जो बेटा एम फेज है इसके दो पार्ट्स हैं, एक कैरियोकाइनेसिस जहां पर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, एंड देन साइटोकाइनेसिस जहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देखते हैं, और कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज। ऑन द सेम पेज 164 in the paragraph 10.2.1 it is written that prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of the interphase. सिंपल सी बात है कि जो प्रोफेज है वो किसके बाद आता है, G2 और S फेज के बाद। बेसिकली G1 के बाद S फेज के बाद G2 फेज के बाद प्रोफेज। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोफेज फॉलोज द इंटरफेज। ये ध्यान रखना, फॉलोज लिखा है या फॉलोड बाय। अगर ऐसा बोल दिया कि प्रोफेज इज फॉलोड बाय G2 तो बात गलत हो गई। प्रोफेज के बाद G2 नहीं है, G2 इज फॉलोड बाय प्रोफेज सही है, G2 के बाद प्रोफेज आएगा। या फिर कैसे बोलेंगे, प्रोफेज फॉलोज दी G2 फेज, यानी कि प्रोफेज G2 फेज के बाद में है। फिर आगे लिखा है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो बेसिकली बेटा की पॉइंट है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो बेसिकली जो क्रोमेटिन है वो टैंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल अनटैंगल होता है, यानी कि सुलझता है और फिर कंडेंस हो जाता है और क्या बनाना शुरू करता है, क्रोमोसोम बनाना शुरू करता है। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite poles of the cell. एनिमल सेल के अंदर जो S फेज के अंदर सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए थे, तो वो अब क्या करेंगे बेटा, प्रोफेज के अंदर दे विल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ऑन पेज नंबर 164 regarding prophase, it is written that each centrosome radiates out microtubules called esters. The two esters together with spindle fibers
फॉर्म्स माइटोटिक apparatus। तो हुआ क्या है बेटा, प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रोजोम है इन्होंने स्टार्ट तो कर ही दिया था अपोजिट पोल पर जाना, साथ में क्या किया है इन्होंने एस्ट्रल रेज रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्या बोला बेटा अपन ने, एस्टर बोला कंप्लीट स्ट्रक्चर को। तो ये जो दो एस्टर बने हैं अलॉन्ग विद स्पिंडल फाइबर, इसे क्या बोलते हैं, माइटोटिक apparatus। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा एक क्रोमोसोम है जिस पर दो क्रोमेटिड हैं, इन दोनों क्रोमेटिड को सेपरेट कौन कराने वाला है, स्पिंडल फाइबर कराने वाले हैं। जो हमारा सेंट्रोजोम है ये इसमें हेल्प करने वाला है। इसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोटिक apparatus। तो याद रखना माइटोटिक apparatus की जो असेंबली है वो प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाती है। फिर बेटा पेज नंबर 165 पर लिखा है, प्रोफेज के एंड में क्या होगा, सेल विल नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। तो होगा क्या बेटा, स्टार्टिंग में इंटरफेज में अपने को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा था, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर न्यूक्लियोलस था, क्रोमेटिन था, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट था। अब ये सब क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज। ऑन पेज नंबर 165 in the paragraph 10.2.2 it is written that the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis, that is metaphase। तो बेटा होता क्या है, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप का तो डिसअपीयरेंस स्टार्ट हुआ था और क्रोमोसोम का अपीयरेंस स्टार्ट हुआ था। जब न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपीयर यानी कि कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेज फिनिश, मेटाफेज स्टार्ट। और क्रोमोसोम जो है बेटा वो जगह जगह पर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन या क्रोमोसोम का अपीयरेंस स्टार्ट हुआ था प्रोफेज के अंदर, ये कंडेंसेशन कंप्लीट कहां होता है, मेटाफेज के अंदर। तो जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्रोमोसोम अच्छे से थिक हो जाते हैं, देन दे आर ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसीलिए बेटा इट इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। तो बेटा ये जो पॉइंट्स हैं प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में, आगे अपन देखेंगे एनाफेज, टीलोफेज के बारे में, ये पॉइंट्स जो है हमको याद रखने हैं। क्वेश्चन इन्हीं की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड इन, अब आंसर चूज करना होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज। मेटाफेज को क्या चीज मार्क करती है, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो मेटाफेज की बिगिनिंग क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। उसके पहले तक क्या चल रहा है, प्रोफेज चल रहा है। की फीचर्स याद रखने हैं बेटा मेटाफेज के, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दो काइनेटोकोर। तो इन काइनेटोकोर से क्या अटैच हो गया, एक एक पोल से आता हुआ एक एक स्पिंडल फाइबर। ये एक पोल है, दिस इज द सेकंड पोल। एक स्पिंडल फाइबर है जो एक काइनेटोकोर से अटैच हो गया, सेकंड इधर एक क्या है, स्पिंडल फाइबर, वो सेकंड काइनेटोकोर से अटैच हो गया। और बेटा ये क्रोमोसोम्स क्या थे पहले, अर्ली मेटाफेज में स्कैटर्ड थे थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब इन्हें कहां पर लाया गया, इक्वेटर पर लाया गया, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो ये कहां अटैच, कहां अलाइन हो गए, मेटाफेज प्लेट पर, और दोनों पोल से क्या है, हर क्रोमोसोम अटैच है बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ऑन पेज नंबर 165
in the paragraph 10.2.3 regarding anaphase, it is written that as each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge, with the arms of the chromosome trailing behind. तो बेटा मतलब ये है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर जो क्रोमोसोम अरेंज थे, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे, अब वो दोनों क्रोमेटिड क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम तो इस पोल पर जा रहा है, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर लाया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, स्पिंडल फाइबर उसको पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स द पोल। अब पुल कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर से। तो सेंट्रोमियर आगे की तरफ है फेसिंग दी पोल, और जो आर्म्स हैं दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, दैट मींस दे आर फेसिंग दी इक्वेटर। ऑन पेज नंबर 166 in the paragraph 10.2.4 regarding the telophase, which is the final stage of karyokinesis, it is written that this is the stage which shows the following key events. तो अब ये जो क्रोमोसोम के क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर पहुंच चुके हैं, ये क्रोमोसोम जो हैं डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, और डीकंडेंस हो जाएंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन बन जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म बन जाएगा। तो दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। दैट मीन्स अब यहां पर हम नहीं बता सकते कौन सा पार्ट क्रोमोसोम 1 का है, कौन सा क्रोमोसोम 2 का, कौन सा क्रोमोसोम 20 का, 15 का। अब सब मिक्स हो चुका है। दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, दे हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी। फिर लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो गया दोनों अपोजिट पोल्स पर। तो अब क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया है, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कंप्लीट। दैट इज व्हाई टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER रिफॉर्म। तो न्यूक्लियस तो बन ही गया है, न्यूक्लियस के अंदर कहीं पर न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से रीअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर कहां हुए थे ये सब, प्रोफेज में। तो कह सकते हैं टेलोफेज इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। ऑन पेज नंबर 166 regarding the cytokinesis, it is written that in animal cell this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane। तो होता क्या है एनिमल सेल में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या होने लग जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है। तो बाहर की तरफ से क्या देखने को मिलता है, हमको फरो फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। ये फरो धीरे धीरे डीप हो जाएगा, यानी कि आउटवर्ड टू इनवर्ड मूव हो जाएगा। फाइनली इट विल रीच टू द सेंटर एंड टू डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। तो याद रखना एनिमल सेल के अंदर आउटवर्ड टू इनवर्ड चलता है साइटोकाइनेसिस। प्लांट में अपोजिट है, इनवर्ड टू आउटवर्ड चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा सेंटर से पेरीफेरी में, यानी कि इनसाइड टू आउटसाइड। और फिर क्या हो जाएगा बेटा, मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जाएगा बिटवीन द टू सेल्स। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया है। तो दो एडजेसेंट सेल के बीच में क्या मिला, मिडिल लैमेला। और ये मिडिल लैमेला कहां से आया, इसका प्रीकर्सर था सेल प्लेट। ऑन पेज नंबर 167 in the paragraph 10.3, that is significance of mitosis, it is written that the growth of multicellular organisms is due to mitosis। एक सिंगल सेल जाइगोट से जो पूरा ऑर्गेनिज्म एक पूरा एडल्ट बन गया है, वो किसकी वजह से बना है, माइटोसिस की वजह से बना है।
सेल डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होने लग जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता है इतने सारे साइटोप्लाज्म को, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को रिस्टोर करने के लिए भी सेल डिवाइड करेगा। तो क्या होगा? माइटोसिस होगा। A very significant contribution of mitosis is cell repair। मतलब कुछ सेल्स को रिप्लेस करना होता है या कहीं इंजरी हो गई तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? उस टिश्यू को रिपेयर करना होगा। तो ये सारे काम कौन करेगा? माइटोसिस करेगा। यानी कि जो नए सेल्स अपीयर होंगे वो माइटोसिस से अपीयर होंगे। माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए कि प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ क्यों ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वहां पर कंटिन्यूअसली क्या चल रहे हैं? माइटोटिक डिवीजन, और उससे क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है किसका? प्लांट का, थ्रू आउट देयर लाइफ। अब बेटा याद रखना कि माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन is usually restricted to the diploid cells only। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जनरली हमें डिप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, सोमैटिक सेल्स हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, तो उनमें क्या हो रहा है? माइटोसिस। However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis। यानी कि सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस नहीं होता है। एक्सेप्शनली या कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पर हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जाम्पल कोई लोअर प्लांट है या सोशल इंसेक्ट है जैसे कि मेल हनी बी, जिसे ड्रोन कहते हैं, इनकी जो बॉडी है वो ही क्या है बेटा? हैप्लॉइड सेल की बनी है। तो उन ऑर्गेनिज्म को भी ग्रो करना है, उनको भी रिपेयर करना है, तो बेटा वहां पर हैप्लॉइड सेल में क्या होगा? माइटोसिस। On page number 167, in the paragraph 10.4, it is mentioned that meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase। तो बेटा कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमारे जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, पर क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर गैमेट्स बनते हैं विच आर हैप्लॉइड। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं हैप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड स्टेज आ रही है, क्योंकि गैमेट्स जो है वो कैसे हैं? हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड गैमेट किसने बनाए? डिप्लॉइड सेल से मियोसिस ने बनाए। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, तो फिर जाइगोट वापस से कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। जो प्रोजेनी है वो कैसी आएगी? डिप्लॉइड आएगी। फिर आगे लिखा है, मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, but only a single cycle of DNA replication. Meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। तो बेटा हो क्या रहा है मियोसिस में? डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार हो रहा है, पर न्यूक्लियर डिवीजन या सेल डिवीजन जो है वो 2 बार हो रहा है। उसकी 2 साइकिल्स चल रही हैं, एक मियोसिस फर्स्ट, दूसरी साइकिल मियोसिस सेकंड। तो होगा क्या? किसी भी दूसरे सेल की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटे से सेल से होगी जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर क्या ड्रॉ कर दिए गए हैं? क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिए हैं। एक क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमेटिड है। अब यहां पर भी इंटरफेज चलेगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो S फेज में क्या होगा बेटा? S फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा? एक क्रोमोसोम पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड डबल हो जाएंगे।
फिर क्या होगा बेटा, मियोसिस फर्स्ट। अब ये जो दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम पर दो क्रोमेटिड हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, उसमें होगा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, उससे दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकंड, जो कि कैसा होता है, माइटोसिस के जैसा ही होता है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। तो मियोसिस सेकंड में क्या चलेगा, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड, सेल डिवीजन सेकंड, जिससे क्या होगा, 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डीएनए तो एक ही बार रेप्लिकेट हुआ है एस फेज में, पर सेल डिवीजन 2 बार हुआ है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। On page number 168, in the paragraph 10.4.1, regarding the meiosis first, it is written that prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. जो माइटोसिस का प्रोफेज है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोफेज फर्स्ट, ये बात याद रखनी है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 phases based on chromosomal behavior, that is leptotene, zygote, pectine, diplotin and dikinesis। बेटा ये सब स्टेजेस याद रखनी है, इनके सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ऑन पेज नंबर 168, रिगार्डिंग द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, दैट इज zygote, it is written that during this stage chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis। तो बेटा लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम अपीयर होना स्टार्ट हुए थे, जो कॉम्पैक्शन स्टार्ट हुआ था, अभी जो क्रोमोसोम हमको थोड़े बहुत विजिबल हैं, ये क्रोमोसोम क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से पेयर करना शुरू कर देंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाएंगे और इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। तो होगा क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या बन जाएगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस हो जाएगा। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or tetrad। और इस स्ट्रक्चर को हम बाइवेलेंट भी बोलेंगे और इसी स्ट्रक्चर को टेट्राड भी बोलेंगे। ये बात याद रखना बेटा, बाइवेलेंट और टेट्राड एक ही स्ट्रक्चर के दो अलग अलग नेम्स हैं। यहां पर बेटा दो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो इसको क्या बोल दिया, बाइवेलेंट। दो क्रोमोसोम, 2 मींस बाई, तो बाइवेलेंट बोल दिया। पर बेटा दो क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड हैं, दैट मींस यहां पर 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स एक साथ प्रेजेंट है। टेट्रा मतलब 4, तो क्रोमेटिड के बेसिस पर क्या बोला, इसको टेट्राड, और क्रोमोसोम के बेसिस पर इसको क्या बोला, बाइवेलेंट। ऑन पेज नंबर 168, regarding the third stage of prophase first, that is pectine, it is written that during this stage the 4 chromatids of each bivalent chromosomes becomes distinct and clearly appears as tetrad। तो बेटा सिनेप्सिस कहां हुआ था, जाइगोटीन में हुआ था, वहां पर हमको देखने को मिला था टेट्राड या बाइवेलेंट। अब एक बाइवेलेंट के अंदर जो 4 क्रोमेटिड्स हैं ये क्लियरली अपीयर कहां होंगे, एज टेट्राड, पैकाइटीन स्टेज के अंदर। फिर आगे लिखा है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर
occur between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. तो बेटा पैकाइटीन वो स्टेज है जहां पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। जो दो क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम पर हैं वो तो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल रेप्लिका हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का, उनके बीच क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। इस बात को याद रखना। यहां अगर नॉन हटा दिया, सिस्टर क्रोमेटिड्स कर दिया, तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और याद रखना, क्रॉसिंग ओवर is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है या रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्टिविटी कहां पर होगी। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्टिविटी है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कहां होगा, पैकाइटीन में होगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का नेम है। Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकाइटीन। तो पैकाइटीन में ही रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा और पैकाइटीन के खत्म होने के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन फिनिश भी हो जाएगा। ऑन पेज नंबर 168 regarding the fourth stage of prophase first, it is written that the beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossovers। तो बेटा होगा क्या, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था जाइगोटीन स्टेज में और ये डिसॉल्व हो गया डिप्लोटिन स्टेज में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच थे, अब ये एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगे, सेपरेट। लेकिन वो साइट्स जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यानी कि जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर हुए थे, उन साइट पर ये अटैच रहेंगे। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स अपीयर होंगे विच आर कॉल्ड एज काइजमेटा। ये बात याद रखना, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि काइजमेटा कब अपीयर हुआ, कब डिसअपीयर होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब अपीयर होता है, कब डिसअपीयर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच सिनेप्सिस कब होगा, बाइवेलेंट अपीयर कब होंगे, क्लियरली विजिबल कब होंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और याद रखना, इन oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ह्यूमंस के अंदर भी, फीमेल के अंदर जो oocyte है वो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट होते हैं। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर। फिर आगे लिखा है रिगार्डिंग द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट, दैट इज रिगार्डिंग डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, यानी कि काइजमेटा जो डिप्लोटीन स्टेज में अपीयर हुआ था 4th स्टेज में, वो 5th स्टेज के अंदर यानी कि प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में डाइकाइनेसिस में टर्मिनेट हो जाएगा। अब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। पहले सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो गया था, अब काइजमेटा भी क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। तो बेटा डाइकाइनेसिस के टाइम पर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स विल बी फुली कंडेंस्ड। तो याद रखना, अगर इसको कंपेयर करें अपन माइटोसिस से, तो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस कहां होते हैं, प्रोफेज में नहीं, मेटाफेज में होते हैं। पर मियोसिस फर्स्ट की बात करें
तो प्रोफेज के अंदर ही फाइनल स्टेज में डाइकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स विल बी फुली कंडेंस्ड। फिर लिखा है आगे, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस disappears and the nuclear envelope also breaks down। तो जैसा कि माइटोटिक प्रोफेज में होता है, सिमिलरली प्रोफेज फर्स्ट के एंड में भी क्या हुआ, डाइकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसइंटीग्रेट हो गई। फिर बेटा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो रहा है और मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो डाइकाइनेसिस जो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी इसको बोलते हैं। ऑन पेज नंबर 168 regarding the metaphase first, it is written that the bivalent chromosomes align on the equatorial plate। तो होगा क्या बेटा, जब अपन मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इक्वेटोरियल प्लेट पर अपने को दो लेयर देखने को मिलेगी क्रोमोसोम की, क्योंकि ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ अलाइन हुए हैं मेटाफेज प्लेट पर, और दोनों ही पोल से क्या होगा, इनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स। फिर स्टार्ट होगा बेटा एनाफेज फर्स्ट, और पेज नंबर 169 पर लिखा है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट while sister chromatids remain associated at their centromeres। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले गए, अपोजिट पोल पर चले गए। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं एक क्रोमोसोम में, वो अभी भी एक दूसरे से ही अटैच हैं। दैट मीन्स यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है। ऑन पेज नंबर 169 regarding the telophase first, it is written that the nuclear membrane and nucleolus reappear, cytokinesis follows, and this is called as dyad of cells। तो बेटा टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, और क्या हो जाएगा बेटा, टीलोफेज फर्स्ट के साथ ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस होने से क्या होगा, दो सेल्स बन जाएंगे, और ये दोनों सेल्स एक साथ होंगे तो क्या बोलेंगे इसको, डायड ऑफ सेल्स। दो सेल्स साथ में है इसलिए क्या बोला, डायड ऑफ सेल्स। फिर लिखा है, although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, यानी कि क्रोमोसोम में थोड़ा बहुत डीकंडेंसेशन होगा, तो इंटरफेज न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा बेटा, जब टीलोफेज फर्स्ट हो गया, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो गया, दो सेल बन गए, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, तो क्या करवाना है, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा गैप है, उसके बारे में लिखा है, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस and is generally short-lived। There is no replication of DNA during interkinesis। जब इंटरफेज चला था मियोसिस फर्स्ट के पहले, वहां पर तो क्या हुआ था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, पर इंटरकाइनेसिस की बात करें बेटा तो यहां पर डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। इसलिए तो स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन का एक ही साइकिल चलेगा, पर सेल डिवीजन के दो साइकिल चलेंगे ड्यूरिंग मियोसिस। ऑन पेज नंबर 170 इन द पैराग्राफ 10.4.2 regarding meiosis second, it is mentioned that meiosis second is initiated immediately after cytokinesis।
यानी कि मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस होते ही क्या स्टार्ट हो गया, मियोसिस सेकंड। तो ये बात कहना सही है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो गैप है, जो इंटरकाइनेसिस है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। तो ऐसा लगता है कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही इमीडिएटली स्टार्ट हो गया मियोसिस सेकंड। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली एलोंगेटेड, यानी कि क्रोमोसोम फुली डीकंडेंस होंगे उसके पहले ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस सेकंड। अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि ड्यूरिंग टीलोफेज फर्स्ट या फिर ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस हमें इंटरफेज जैसा न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। क्रोमोसोम बहुत थोड़ा सा डीकंडेंस होंगे और क्या शुरू हो जाएगा, मियोसिस सेकंड यानी कि प्रोफेज सेकंड। तो जो थोड़ा बहुत वो डीकंडेंस हुए थे वापस से क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। तो बेटा मियोसिस सेकंड कैसा चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस की तरह। मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के अंदर क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा बेटा, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस और हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे। फिर आगे लिखा है इन पैराग्राफ 10.5 सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। काफी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms। यानी कि मियोसिस वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। इवन दो द प्रोसेस पर सी पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो ऐसा कह रहा है ये, पर सी का मतलब इटसेल्फ, पैराडॉक्सिकली का मतलब कॉन्ट्रावर्शियली। तो बात क्या है बेटा, जो मियोसिस है वो खुद कॉन्ट्रावर्सली या कॉन्ट्राडिक्टरीली क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, क्रोमोसोम के नंबर को बाय हाफ। इसको ऐसे समझो कि कोई स्पीशी है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर है 20। अब अगर मियोसिस एग्जिस्ट नहीं करता, माइटोसिस से क्या होता बेटा, गैमेट्स बनते, तो 20 का 20 ही रहता क्रोमोसोम नंबर। अब जब ये गैमेट फ्यूज होते तो फिर क्या होता बेटा, 40 हो जाता क्रोमोसोम नंबर। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेटोजेनेसिस से क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा मियोसिस की वजह से। तो एक तरफ तो मियोसिस ने क्या करा, हाफ कर दिया क्रोमोसोम का नंबर, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से, मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्यों, क्योंकि जब दो गैमेट फ्यूज होंगे 10-10 वाले तो क्या बन जाएगा, वापस से 20 क्रोमोसोम। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा बिकॉज ऑफ मियोसिस। डियर स्टूडेंट, we have discussed the important NCERT lines of the topic cell biology, and I hope that now you will be able to avoid mistakes and you will easily score more marks in less time. I hope कि अब सेल बायो टॉपिक का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू एंड गुड लक।